इंसान दो चेहरा लेकर के सामने आता है, कभी आदिवासी बनता है, कभी अल्पसंख्यक बनता है। एक समय में दो चेहरा कैसे हो सकता है किसी का। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी हुई है, उसके बाद दूसरी सूची में किसका नाम होगा, ऐसे कौन कौन से दावेदार हैं जो मायूस होने वाले हैं और किन नए चेहरों को मौका मिलने वाला है, ऐसे तमाम कयास राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। इन सब के बीच जो एक बड़ी बात सामने आ रही है वह यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर खासा जोर दिया है। बहुत बारीकी से एक एक प्रत्याशियों पर निगाह लगाई गई और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने एक बार फिर यह दावा किया कि हम जिताऊ कैंडिडेट दे रहे हैं। जिन 21 लोगों को टिकट दी गई है उसमें खास तौर से 3 साहू समाज के प्रत्याशी हैं। ऐसे ही अन्य जातियों का भी ख्याल रखा गया है। सरगुजा संभाग में 14 सीटें हैं, जिनमें से 5 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। फिलहाल इन 14 की 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। सरगुजा दौरे पर गए ओम प्रकाश माथुर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिताऊ कैंडिडेट वाली बात तो की और साथ में ईडी की कार्रवाई को लेकर भी कुछ तल्ख टिप्पणियां की। इस पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार आया और उन्होंने सीधे ओम माथुर का नाम लेते हुए ईडी के दुरुपयोग की बात की। मैं इस विषय पर आगे आऊंगा। फिलहाल जो राजनीतिक चर्चा हो रही है सरगुजा की, जिन 5 सीटों की घोषणा की गई है उसमें एक सीट का तो इतना विरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने हिंदूवादी ही सड़कों पर उतर रहे हैं और दावा किया गया है इस सीट पर 95% हिंदू है, तो ऐसे में एक अल्पसंख्यक क्रिश्चियन को यहाँ से क्यों उतारा गया है। वो सीट है लुंड्रा की, जहां से प्रबोध मिंज को उतारा गया है। वो अंबिकापुर के महापौर रहे हैं और हारने के बाद उन्हें अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य बनाकर उपकृत किया गया। फिलहाल लुंड्रा से हमारे पास कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जिस डीलिस्टिंग का विरोध किया जाता रहा, जिन कारणों को समझाकर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन में अपना साथ देती रही, बताया जाता रहा कि जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं उन्हें आदिवासी होने का लाभ क्यों दिया जा रहा है। लुंड्रा की आरक्षित सीट है जहां से प्रमोद मिंज को उतारा गया है और लोगों का दावा है कि यहाँ 95% हिंदू हैं। ऐसे में हिंदूवादी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद मिंज को हराएंगे। आप आक्रोश की ये तस्वीर देखिए, उसके बाद में कुछ और सीटों की बात करूंगा जहां से विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। भाजपा के द्वारा ईसाई प्रत्याशी को एसटी सीट पर लुंड्रा विधानसभा से टिकट दिया गया, जिससे हम लोग पूरा हिंदू समाज खुश नहीं है, असंतुष्ट है। उसी का हम विरोध करने आए हैं। ऐसी मांग लेकर के आए हैं कि इस प्रत्याशी को हटा करके एक हिंदू आदिवासी को टिकट दिया जाएगा। जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र अगर नहीं दिया जाएगा तो पूरा हिंदू समाज मिल करके हम प्रबोध मिंज को ही नहीं, लुंड्रा विधानसभा को ही नहीं, सरगुजा के सभी विधानसभा को हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे और हराएंगे। हमारा वोट केवल जी प्रबोध मिंज जी जो हैं वो एक तो अल्पसंख्यक हैं और आदिवासी सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2004 से लेकर 2014 तक वो आदिवासी सीट पे महापौर रहे हैं नगर में, अंबिकापुर में, और 2016 से लेकर 2019 तक वो जनजाति आयोग के माननीय सदस्य रहे हैं अल्पसंख्यक के। तो भाई एक ही इंसान दो चेहरा लेकर के सामने आता है, कभी आदिवासी बनता है, कभी अल्पसंख्यक बनता है। एक समय में दो चेहरा कैसे हो सकता है किसी का। एक समय में दो तरीके का लाभ कैसा हो सकता है। इस तरह के जो लाभ लेने से जो ईसाई लोग जो लाभ ले रहे हैं, उरांव के रूप में जो आगे आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे जनजाति समाज का हनन हो रहा है, हमारे हक अधिकार छीन रहे हैं। यही हमारी मांग है कि ऐसे हमारे हक अधिकारों को बीजेपी ना छीने, हमारे हिंदू आदिवासी को यहाँ पे टिकट स्थान दिया जाए। भाजपा की ओर से छत्तीसगढ़ में जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी की जा रही है। 21 प्रत्याशियों की जो पहली सूची थी उसमें खुज्जी से गीता साहू, खड़सिया से महेश साहू और रोहित साहू को राजिम से प्रत्याशी बनाया गया है। खास तौर पे साहू समाज पर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से फोकस है, इससे पहले 2018 में 14 प्रत्याशी उतारे थे भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि एक प्रत्याशी रंजना साहू सिर्फ धमतरी से बेहद संकीर्ण जीत हासिल कर पाई थी। तब ऐसा माना गया था कि साहू समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी ने सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ साहू समाज के एक बड़े नेता मोतीलाल साहू को उतारा था। तब यह संदेश देने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी साहू समाज के साथ खड़ी है। पिछले चुनाव की हार की समीक्षा ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से अन्य समाजों ने भी साथ नहीं दिया। लेकिन 2019 के अप्रैल में जब लोकसभा के चुनाव थे, तब मामला एकदम
पलट गया। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को समझ में आ गया कि चूक कहां हुई थी। छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी समाज की बताई जाती है, जिनमें साहू समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद कुर्मी समाज की संख्या बताई जाती है। ऐसे ही अन्य अन्य समाज अलग अलग क्षेत्रों में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। इसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर दूसरी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। इसकी घोषणा भर होनी बाकी है। दावा किया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट छोटी होगी। कितनी छोटी होगी, कौन कौन होंगे, किन किन को निराशा हाथ लगेगी, इस पर चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है। ऐसी चर्चा होना भी लाजमी है, क्योंकि जिन 21 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है उसमें 16 नए चेहरे हैं। ऐसे ही नए चेहरों की अपेक्षा आगे भी की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी पहली सूची सितंबर के पहले सप्ताह में आने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विभिन्न किस्तों में अपने प्रत्याशियों को जिस तरह से मैदान में उतार रही है, जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे काम हो रहा है, जिस तरह से नए चेहरों को सामने लाया जा रहा है, उस रणनीति के कारण कांग्रेस को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, या यह दबाव होगा कि पुराने चेहरों को हटाकर भाजपा की तरह नए लोगों को मैदान में लाने की तैयारी की जाए, उस पर आगे काम किया जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नए नए दावेदार भाजपा के मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचकर अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। वहीं पुराने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो भारतीय जनता पार्टी के कम से कम अनुशासन सीमा में तो सही नहीं मानी जा सकती। उन्होंने अपनी ओर से केशकाल के एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा था कि वह 22वें उम्मीदवार होंगे। नीलकंठ टेकाम जो पूर्व आईएएस हैं, इनके बारे में डॉक्टर रमन सिंह ने ऑन कैमरा अपनी ओर से जो प्रत्याशी घोषित कर दिया, उससे न केवल भाजपा के रणनीतिकार बल्कि कांग्रेस के राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। आप सब मिलके इसी एकता के भावना के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के उस क्षेत्र के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए, केशकाल के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ में 2023 के होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे और नीलकंठ को विधायक बना के वहाँ से भेजेंगे। ये तय करके आप लोग आए हो। डॉक्टर रमन सिंह की ओर से जो ये अनाधिकृत घोषणा की गई है, इसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। हालांकि मीडिया ने इस खबर पर ज़्यादा जोर नहीं दिया कि आखिर डॉक्टर रमन सिंह ने क्यों अपनी ओर से प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया। क्या ये सोची समझी रणनीति है, या डॉक्टर रमन सिंह पार्टी लाइन से अलग जाकर अपनी ओर से प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं? इस बारे में आगे कुछ और बड़े नए अपडेट्स आने वाले हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से पिछले साल अगस्त 2022 से छत्तीसगढ़ में भाजपा को फ्री हैंड दिया है, नए चेहरों को मौका दिया है, वहां डॉक्टर रमन सिंह और उनकी टीम के पुराने छत्र काफी परेशान हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं उनकी ऐसी परेशानी को नजरअंदाज करते हुए जो नई रणनीति अपनाई गई, छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे को महत्व दिया गया, नए चेहरों को सामने लाने की कोशिश की गई और धीरे धीरे यह संकेत दिया गया जो 15-15 साल मंत्री रहे, अब उन्हें आराम दिया जाएगा। हालांकि राजनीति में खासकर जो सत्ता का नशा चख लेता है, वह मरते दम तक सत्ता और कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहता है। उसके लिए पार्टी लाइन से ही क्यों ना दूर जाना पड़े। ऐसे ही दूर जाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। अलग अलग 5 राज्यों के 57 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने 90 विधानसभा के मैदान में उतारा है। वहां चेहरे पहचाने जा रहे हैं और ऐसे भीतरघात करने वाले संभावित चेहरों की भी सूची तैयार कर ली गई है। उन्हें भी संकेत दे दिया गया है, यदि टिकट नहीं मिली तो कम से कम आपको चुप रहना है, नुकसान नहीं करना है, वरना उसका अंजाम तय कर लिया जाएगा। जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व की ओर से छत्तीसगढ़ के पुराने छत्रपों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वहां एक अलग ही मोर्चे पर जिस तरह से ईडी के माध्यम से जो शिकंजा कसा जा रहा है, उसका अब राजनीतिक असर साफ साफ नजर भी आने लगा है। सीएम भूपेश बघेल ने हाल में पड़े हुए छापों के बारे में जो बातें कही, खासकर उनके ही जन्मदिन वाले दिन उनके करीबियों के जिस तरह से ईडी के छापे पड़े, इस पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर हमें गौर करना चाहिए। लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई का ताज़ा उदाहरण और सबूत के तौर पर यहाँ के प्रभारी ओम माथुर ने कल सरगुजा में कहा कि अभी आगे देखते जाइए, आगे 2 महीने और क्या क्या होता है। ये एक विभाग में जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर दूसरे विभाग में जाते हैं,
फिर वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर तीसरे विभाग में जाते हैं, फिर चौथे विभाग में जा रहे हैं। अभी महादेव का चल रहा है। महादेव में हम लोगों ने कार्रवाई किया, लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया। इसमें अभी जितनी कार्रवाइयाँ हुई है, इनका मुख्य उद्देश्य राजनीति है। छत्तीसगढ़ में ईडी की ओर से महादेव बुक, जो एक सट्टा कंपनी है, जिन्होंने मुझे खुद 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया, लगातार हमने उनकी खबरों को एक्सपोज किया। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जैसे दुबई और अन्य देशों में बैठकर खासकर छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, इस पर हमने अनेक खबरें दिखाई। अब उसी मामले पर लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। दरअसल ये छापेमारी सट्टे से कमाए हुए पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग से है, हवाला रैकेट से जुड़ा हुआ मामला है। दावा किया गया है कि करोड़ों की नकदी बरामद की गई है। धमतरी के किसी एएसआई चंद्रभूषण शर्मा, जो कि इसका किंग पिन बताया जा रहा है, इसका सूत्रधार बताया जा रहा है। फिलहाल ईडी ने बीते 3 दिनों में 32 नए सम्मन जारी किए, जिसमें कई बड़े अधिकारी हैं, कई आईपीएस हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लगातार बड़ी मात्रा में फर्जी अकाउंट खुलवा कर पैसों का लेन देन किया गलत तरीके से। ईडी ने जो नए 32 सम्मन जारी किए हैं, उसमें रायपुर और दुर्ग में पदस्थ टीआई, एएसआई, एएसआई और सिपाही समेत 20 से ज्यादा लोग ईडी दफ्तर बुलाए गए, उनसे पूछताछ की गई और उनसे पूछताछ के बाद रात 10:30 बजे उन्हें जाने दिया गया। इतना ही नहीं, ईडी की टीम बीते शनिवार रात 11 बजे 2 आईपीएस अफसरों के दफ्तर पहुंची, लेकिन वहां सुरक्षा कर्मी ही मिले। उन्होंने सम्मत लेने से इनकार कर दिया और कहा कि 2 दिन छुट्टी है, साहब नहीं आएंगे। इसके बाद ईडी वाले लौटे, लेकिन पता चला ईडी की टीम सोमवार को उनके दफ्तर सम्मन लेकर पहुंच गई। हमारे सूत्रों ने बताया कि ईडी ने गिरफ्तार एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और छत्तीसगढ़ में महादेव बुक का काम संभाल रहे सतीश चंद्राकर से जुड़े हुए एक इंस्पेक्टर और एक एएसआई को छुट्टी वाले दिन रविवार को बुलाया। उनसे खास तौर से गहराई से पूछताछ की गई। हालांकि छुट्टी वाले दिन कुल 20 लोगों को बुलाया गया था, उसमें 11 पुलिस महकमे से जुड़े हुए थे। इस बारे में बहुत जल्दी हम कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। बड़ी संख्या में पुलिस के ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को ईडी ने अपने रडार में लिया है, जिनके अकाउंट से गलत तरीके से लेन देन हुआ था। सीधे तौर से मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। फिलहाल नए कानून के अनुसार ईडी को जो असीमित अधिकार दिए गए हैं, कभी भी कहीं भी ईडी जाकर छापेमारी कर सकती है और जिस तरह से गिरफ्तार कर रही है, जिस तरह से ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, जाहिर तौर पर इस पर तीखी राजनीतिक बयानबाजी भी होगी और आने वाले दिनों में कुछ और नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। खासकर महादेव सट्टा ऐप के अलावा भी कुछ और कार्रवाइयों का जिक्र हो रहा है, जिसे लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहले ही कह चुके हैं। इस पर सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी आ गई। हमारी भी निगाह लगातार ऐसी खबरों पर बनी हुई है जिसका सीधा सरोकार आपसे है, समाज से है, देश और समाज की राजनीतिक गतिविधियों से है। हमारी लगातार कोशिश है कि राजनीति में अच्छे लोगों को हम प्रमोट करें, जिससे देश और समाज का भला हो। मौजूदा समय में ऐसे कई दागदार चेहरे हैं जो मुखौटा लगाकर दोहरी जिंदगी जीते हैं। सामने दिखने वाले सब भी नेताजी समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि अच्छे लोग राजनीति से जुड़ें, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती। राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इस माध्यम से हम देश और समाज का भला कर सकते हैं। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।